हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के फॉर्मेट्स या फॉर्मूलेज नहीं बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी थ्योरी सब्जेक्ट रिलेटेड, कैसे हम थ्योरी सब्जेक्ट को जब आंसर शीट में लिखते हैं तो उसको कैसे हम प्रेजेंटेबल और स्पेशियस बना सकते हैं। आज मैं आपको 5 टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो आपको थ्योरी लिखने में हेल्पफुल रहेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको थ्योरी लिखते समय क्या क्या चीज़ें को ध्यान रखना है और उसको कैसे आप प्रेजेंटेबल बनाओगे। जो 5 टिप्स है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और बाकी जो प्रेजेंटेबल वे है वो मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। 5 टिप्स में आप सबसे पहले देखेंगे कि जैसे नॉर्मली आप लोग करते हैं कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं। क्वेश्चन पेपर पढ़ के आप सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा यूनिट आपको सबसे अच्छे से आता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट यूनिट ही पहले अटेम्प्ट करें। पहले अटेम्प्ट वही यूनिट कीजिए जो आपको सबसे अच्छा है, जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकें। तो सबसे पहले हम वो यूनिट अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास उसमें बहुत अच्छे मटेरियल होंगे लिखने के लिए, क्योंकि फर्स्ट यूनिट से आपका अच्छा इंप्रेशन बनेगा। आपने सुना है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपका फर्स्ट यूनिट आपका बेस्ट होना चाहिए। सेकेंड, हम देखेंगे कि आप कितना टाइम दे रहे हो उस हर एक यूनिट को लेके। ऐसा ना हो कि आप अपना बेस्ट देने के चक्कर में सिर्फ 2-3 ही यूनिट्स अटैम्प्ट कर सके। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। आपके पास बहुत अच्छा मटेरियल है, आप हर एक यूनिट को 30-30 मिनट्स दीजिए, ताकि अगर कोई भी यूनिट में आपको ज़्यादा सोचना पड़े या आपको उसमें टाइम कंज्यूम हो तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। नेक्स्ट है, जो थर्ड टिप है वो है नंबर ऑफ़ पेजेस। ये मिथ्स है कि आपको 15-20 पेजेस लिखने पे ही मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका मटेरियल अच्छा है तो आप आराम से 8 to 10 पेजेस में भी अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो आप अपने पेजेस को ज़रूर ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो कि एक यूनिट में आप 15 पेज लिख रहे और लास्ट के यूनिट्स में आपके पास सिर्फ 2 पेज लिखने के लिए रहे। तो आप हर एक यूनिट में अच्छे इनफ पेजेस लिखिए। नेक्स्ट 4 टिप है कि आप जो भी मटेरियल लिख रहे हैं वो वैल्यूएबल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें नोन नहीं रहते। तो आप टॉपिक रिलेटेड उसमें ज़रूर इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, जिससे आपको थोड़े बहुत मार्क्स ज़रूर मिल जाए। आप टॉपिक से हट के कुछ भी लिखेंगे, चाहे वो उस टॉपिक से हट के 4 पेजेस भी लिखोगे ना, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आप टॉपिक रिलेटेड लिखेंगे और वैल्यूएबल थिंग लिखेंगे, भले आप 2 पेज कम ही क्यों ना लिखें, वैल्यूएबल थिंग होगी तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो ये था हमारा 4th टिप। अब लिस्ट या फिर लास्ट बोल सकते हैं 5th पॉइंट। 5th पॉइंट में आप लोगों को सबको बोला जाता है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। वही है हमारा 5th पॉइंट। हमें सारे क्वेश्चंस को और सारी यूनिट्स को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अटेम्प्टिंग के भी मार्क्स दिए जाते हैं। आपने एटलीस्ट कोशिश तो की, आपने उस क्वेश्चन के बारे में अगर 1 पेज भी लिखा है तो आपको कुछ मार्क्स ज़रूर मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप सारे यूनिट्स को अटेम्प्ट कर सके और एक भी यूनिट्स आपका स्किप ना हो। तो ये थे मेरी 5 टिप्स, और अब मैं प्रेजेंटेबल ट्रिक्स आपको वीडियो में बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखेंगे थ्योरी पेपर को किस तरीके से हम लिख सकते हैं और किस तरीके से हम उसको प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो जैसे हम लोग फर्स्ट पेज में क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रारूप, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिनॉप्सिस। ठीक है, आप यहाँ पे यूनिट सबसे पहले मेंशन करेंगे। जैसे यदि आप यूनिट 1, 2 जो भी आप लिख रहे हैं उसको मेंशन करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट यूनिट 1 ही करें, आपको जो यूनिट सबसे अच्छे से आता हो आप उस यूनिट को पहले कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले यूनिट मेंशन करेंगे, उसके बाद आप नोट डाउन करेंगे आप कौन सा आंसर बना रहे हैं। जैसे आप लोग को क्वेश्चंस आते हैं और में, मीन्स आप या तो 3A कर सकते हैं और 3B कर सकते हैं। तो आप जो भी क्वेश्चन आप यहाँ मेंशन करें, जैसे मान लीजिए आप यूनिट 1 कर रहे हैं तो 1 का और वाला कर रहे हैं या फिर नॉर्मल कर रहे हैं। अगर आप और कर रहे हैं तो आप और करके फिर आप सिनॉप्सिस बनाएंगे, ताकि चेकर्स को इस चीज़ की नॉलेज रहे कि आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सिनॉप्सिस में देखिए, सबसे पहले हम सिनॉप्सिस के लिए इस तरीके से एक बॉक्स बनाते हैं, क्योंकि ये देखने में अच्छा लगता है। आप बिना बॉक्स भी बना सकते हैं, लेकिन बॉक्स में बनाएंगे तो देखने में क्लियर रहेगा कि हाँ ये सिनॉप्सिस बना है। सिनॉप्सिस में सबसे पहले आती है प्रस्तावना, जिसे हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। जो भी टॉपिक आपसे पूछा गया है आप उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे कि वो टॉपिक क्या है क्या नहीं, जिसे हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं, और बहुत जन उसे परिचय भी लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, नेक्स्ट हम लिखेंगे अर्थ या परिभाषा।
बहुत लोग अर्थ एवं परिभाषा भी लिखते हैं, बहुत लोग या तो अर्थ लिखते हैं, लेकिन हाँ, परिभाषा लिखना ज़रूरी है। आप अर्थ लिखें या ना लिखें, परिभाषा लिखना ज़रूरी है, जिसे इंग्लिश में मीनिंग एंड डेफिनेशन कहते हैं। आप हमेशा इंट्रोडक्शन के बाद मीनिंग एंड डेफिनेशन ही लिखेंगे। ये एक क्राइटेरिया कि ये फर्स्ट है तो ये सेकेंड है। इसके बाद मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं जो नॉर्मली क्वेश्चंस में पूछी जाती है, जैसे आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे विशेषता बोला जाता है, फीचर्स भी बोल सकते हैं इसे, ये पूछा जाता है। उसके बाद है भूमिका, रोल, जो भी टॉपिक है उसमें उनका रोल जो भी है वो आपको लिखना है। उसके बाद आप जैसे इंपॉर्टेंस है तो इंपॉर्टेंस आपने लिख लिया। उसके बाद मेरिट्स, डिमेरिट्स, गुण और दोष। इतनी सारी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ लिखें, ये कंपलसरी है इंट्रोडक्शन लिखना। नेक्स्ट क्या कंपलसरी है, मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखना। उसके बाद ये वो चीज़ है, ये 4 वो चीज़ है जो आपसे पूछी जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन में 2 चीज़ पूछी गई है तो आप 2 चीज़ बताइए, या फिर आपके पास ज़्यादा टाइम है या फिर आपको नॉलेज ज़्यादा है तो आप बाकी चीज़ें को भी नोट डाउन कर सकते हैं। और इसमें कुछ अगर ऐसा छूट गया हो जो क्वेश्चन में पूछा गया है तो आप उसको सिनॉप्सिस में डाल सकते हैं। ये 4 ऐसी चीज़ है जो फ्लक्चुएट करती है क्वेश्चन में, कभी इंपॉर्टेंस आता है, कभी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, कभी मेरिट्स डिमेरिट्स आते हैं। तो इस तरीके से आपको जो पूछा जा रहा है उसको आप मिडिल में रखेंगे। ये 2 कंपलसरी है, फिर मिडिल का मटेरियल जो है वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। उसके बाद जो कंपलसरी चीज़ है वो है निष्कर्ष। आप आंसर कर रहे हैं, उसका कुछ तो कंक्लूज़न निकला होगा, उस कंक्लूज़न को आपको लिखना कंपलसरी है और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि चेकर्स कंक्लूज़न ज़रूर देखते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, सिनॉप्सिस में तो कंक्लूज़न लिख दिए पर पीछे नहीं लिखते हैं। ये ऐसी गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। इससे क्या आपका इंप्रेशन ख़राब दिखता है कि ये देखो, ये इन्होंने सिनॉप्सिस में बहुत कुछ लिखा है लेकिन पीछे इन्होंने कुछ नहीं लिखा है। ऐसी गलती मत कीजिएगा। उसके बाद हम लोग लिखते हैं संदर्भ, रेफरेंस। कौन से बुक से आपने अपने मटेरियल को लिखा है, आपने जो भी थ्योरी में लिखा है, जो भी आंसर्स लिखे हैं या जो भी डेफिनेशंस लिखे हैं, आप कौन से बुक से पढ़ के लिखे हैं तो उस चीज़ को आप मेंशन कीजिएगा। ये मोस्टली बहुत मीन्स हायर क्लासेस स्टूडेंट्स लिखते हैं, जैसे बीएड के स्टूडेंट्स हो गए, उन लोग इस चीज़ को लिखते हैं। बीए बीकॉम के स्टूडेंट्स थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, बट अगर आप इसको लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर स्किप ना करो तो ही अच्छा है, बट अगर ये स्किप हो जाए तो ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप रेफरेंस में कोई भी गाइड का नाम बिल्कुल मत लिखिएगा। जैसे बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जो गाइड से पढ़े हुए रहते हैं उस गाइड का नाम रेफरेंस में देते हैं। ये बहुत गलत बात है। आप बिल्कुल भी रेफरेंस में गाइड का नाम मत दीजिए। आप लोग जो अपनी नोटबुक या टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, आप उसका नाम दे सकते हैं। 2-3 राइटर्स के नाम तो आप लोग को नॉलेज में होंगे, सारे यूनिट्स में आप उस राइटर के नेम को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक तो हो गया आपका प्रारूप। प्रारूप में देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक डॉट डॉट दिया है, लाइक एक पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट, सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट, आप इस तरीके से भी प्रारूप में कर सकते हैं। या फिर अगर आप ये डॉट ना बनाएं तो जैसे ये प्रस्तावना है, फिर आप एरो करके नेक्स्ट ये कर सकते हैं, फिर इसके बाद ये एरो, फिर इस तरीके से एरो देके भी आप इसको सीरियल वाइज लिख सकते हैं, और चाहे तो आप 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं। ये हुआ आपका फर्स्ट पेज, प्रारूप या सिनॉप्सिस। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि आपको लिखना कैसे। देखिए, इंट्रोडक्शन जो है उसको आप अपने नॉलेज के हिसाब से लिखिए और एकदम इजी वर्ड्स में लिखिए। एकदम रटा रटाया वर्ड ना समझ में आ जाता है, एकदम इजी वर्ड में लिखिए जो टॉपिक रिलेटेड हो। तो आप इंट्रोडक्शन आराम से 7-8 लाइंस इजीली लिख सकते हैं, कोई बिग डील नहीं होगी अगर आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज हो तो। ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखिए। उसके बाद रही बात मीनिंग एंड डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन आप 2-3 राइटर्स का ज़रूर लिखिए और डेफिनेशन के नीचे आप ज़रूर बताइए कि कौन से राइटर ने लिखा है। बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ डेफिनेशन लिख देते हैं, राइटर्स का नाम ही लिखते हैं, या फिर क्या करते हैं वो कि किसी भी ऑथर में कोई भी डेफिनेशन डाल देते हैं। ये भी गलत है, ये तरीका बहुत गलत है। जो चेकर्स होते हैं उनको नॉलेज रहती है कि कौन से ऑथर ने कौन से डेफिनेशन दिया हुआ है, तो आप कोई भी ऑथर के नाम पे कोई भी डेफिनेशन बिल्कुल मत लिखिए। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप लोग किसी भी चीज़ को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, इंपॉर्टेंस को, रोल्स को किस तरीके से प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। हम लोग कैजुअली क्या करते हैं कि हम पॉइंट्स लिख देते हैं, लेकिन हमको किस तरीके से उसको प्रेजेंटेबल बना के लिखना है वो मैं बताती हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, एक पॉइंट लिख के एक्सप्लेन करते हैं, फिर दूसरा लिख के एक्सप्लेन करते हैं। तो उससे क्या आपके
कॉपी में नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें दिखती है, तो आप एक दो में वैसा यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप उसको प्रेजेंटेबल या फिर अच्छे से पेज को प्रेजेंट करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप पहले जितने भी पॉइंट्स आपको आते हैं आप वो लिख लीजिए। जैसे आपसे एकदम प्रॉपरली कैरेक्टरिस्टिक्स ही पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे कि आप उसमें कम से कम 8 to 10 पॉइंट्स लिखेंगे। तो आप 8 to 10 पॉइंट्स लिख लीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कीजिए, आप पॉइंट्स को लिखिए। जैसे पॉइंट 1 में आपने जो लिखा है उसको लिखेंगे, फिर आप उसको एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट जो लिखे हो उसको आप पॉइंट को लिखोगे, फिर आप एक्सप्लेनेशन देंगे। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप जो भी ये पॉइंट लिखे हैं उसके बाद का जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ से लेके फिर ऐसे ही स्टार्ट होता है। बहुत स्टूडेंट की ये मिस्टेक होती है कि वो पॉइंट लिख लिए, फिर इतनी जगह पे वो सिंगल लिखते फिर ये लिखते। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ दिखता है कि आप पेजेस भर रहे हो। हमें सिर्फ पेजेस नहीं भरना है, हमको पेजेस को प्रेजेंटेबल बनाना है। आप वही चीज़ को एक लाइन का ही फ़र्क पड़ता है, तो आप ये गलती मत कीजिएगा। हमेशा पॉइंट लिखिए, वहीं से फिर स्टार्ट करके आप उसको फिल कीजिए। और एटलीस्ट हर पॉइंट को 4 लाइन्स 3 to 4 लाइन्स में ज़रूर एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन का वे है, एक ये तरीका भी है। जैसे मैंने एक एक टॉपिक को लेके बताया कि आप प्रेजेंटेशन वे क्या हो सकती है। तो जैसे मान लीजिए आप कोई और प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं कि आप रोल को कैसे लिख रहे हैं। नॉर्मली आपने पॉइंट्स वाला लिख लिया 2-3 जगह, तो आप कहीं इस तरीके से एरो करके भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने पॉइंट्स लिखा, फिर जैसे मैंने अभी बताया फर्स्ट पॉइंट को लिखिए, उसको एक्सप्लेनेशन दीजिए। सेकेंड पॉइंट को लिखिए, उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। इससे क्या आपकी कॉपी प्रेजेंटेबल बनेगी। और एक चीज़, आप जब ये लिख रहे हैं तो एकदम इजी वे हम चूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको उसमें टाइम देना पड़े। आप अगर प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो ऐसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए देखने में भी अच्छा लगे और आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में ऑलरेडी प्रेशर होता है और आपके पास टाइम कम होता है। तो आप टाइम को वेस्ट नहीं करना है, हमको उसको प्रेजेंटेबल बनाने में यूटिलाइज़ करना है। ये हो गया एक नया तरीका कि आप इस तरीके से भी पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट, ये फॉर्मेट आप लोग बहुत यूज़ कर चुके होंगे। जैसे ये इम्पॉर्टेंस है, ये बेसिकली हम क्लासिफिकेशन के लिए करते हैं। जैसे किसी का 3 पार्ट्स है या 3 टाइप्स है तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्मेट आपके लिए नोन है। आप ये सेम वैसे ही 4 पॉइंट जो भी आपको लिखने हैं आप लिखिए, उससे ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा लिखिए, फिर हर एक पॉइंट को नीचे लिखिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। इससे आपकी कॉपी में थोड़ा बहुत चेंजेस दिखेगा कि हाँ आप नॉर्मली पॉइंट से थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं 2-3 और बताती हूँ कि आप कौन सा तरीके से उसको प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली पॉइंट्स तो आप, क्योंकि आपके पास 5 यूनिट्स है तो आप हर 5 यूनिट में हर में तो अलग अलग नहीं बना सकते हो। तो थोड़े बहुत नए तरीके बताती हूँ कि हाँ ठीक है, आप नॉर्मली जो यूज़ करते हो उसके बाद भी कुछ डिफरेंट कर सकते हो। जैसे अब मैं यहाँ पे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है, गुण और दोष। तो यह जैसे ये गुण लिखा है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एरो बना के जितने पॉइंट्स आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा एरो बना के यूज़ कर सकते हैं। ये वैसे डायग्राम या वैसा प्रेजेंटेशन वे है जिसमें आपको बिल्कुल भी टाइम ना ही लगेगा। आप यहाँ पे नॉर्मल लिखिए और नॉर्मली एरो बनाइए। इसके लिए आपको प्रॉपर स्केल या फिर कुछ और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, इस फॉर्म में भी आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, एक नॉर्मली सा मैंने लिख लिया है और मैंने उसको जस्ट एक बॉक्स बना दिया। इसके लिए मुझे स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ी है, कैजुअली हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे ये मैंने 4 पॉइंट्स के लिए किया है। आप चाहो तो बिल्कुल इस तरीके से करके भी पॉइंट्स को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आपके पास जितने पॉइंट्स आप उसको बनाइए, फिर हर एक पॉइंट को नीचे लिखिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, सिर्फ डायग्राम से काम नहीं चलता है। डायग्राम हम लोग इसीलिए बनाते हैं ताकि हमने जो 2 पेजेस में या 3 पेज में लिखा है उसको हम शॉर्ट में बता सकें कि हाँ मैंने ये पॉइंट्स को ही एक्सप्लेन किया, ठीक है। फिर और मैं जैसे मैंने आपको यहाँ गुण और दोष तक बताया, वहाँ तक तो मैंने आपको फॉर्म बता दिए। और 1-2 तरीका और है जो प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे एक है पिरामिड फॉर्म, मीन्स जैसे आपको 3-4 चीज़ को दिखाना हो या फिर डाउनवर्ड अपवर्ड ऐसा कुछ दिखाना हो तो उसके लिए आप नॉर्मली पिरामिड बनाइए। हाँ, इसके लिए आपको ज़रूर थोड़ी सी स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास टाइम है तो आप इसको बना सकते हो। फिर आप यहाँ पे जैसे 3 है तो 4-5 आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हो। और यहाँ पर आप पॉइंट्स लिख लीजिए। यहाँ पर पॉइंट्स लिखना आपके लिए ईजी होगा और थोड़ा अच्छा दिखेगा।
ठीक है। आप ड्रॉ हमेशा पेंसिल से कीजिए। आप चाहो तो पॉइंट्स को ज़रूर पेन से लिख सकते हो, लेकिन ड्रॉ हमेशा पेंसिल से कीजिए, ताकि अगर लाइंस थोड़ी टेढ़ी भी हो तो आप उसको तुरंत करेक्ट कर सकते हैं। और एक फॉर्म है जो ज़्यादा स्पेस कैरी करती है, लेकिन प्रेजेंटेशन में ये भी बहुत अच्छा दिखता है। जैसे आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो, मान लीजिए किसी टॉपिक को ही कर रहे हो, या फिर मान लीजिए एक वर्ड ले रही हूँ मैं, सैंड। ठीक है, अब उसके जो भी आप बेनिफिट्स या जो भी आप दिखा रहे हो, या सैंड बेनिफिट्स दिखा रहे हो, उसके फ़ायदे, ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। इसमें मुझे बिल्कुल भी सर्कल बनाने में ज़रूरत नहीं पड़ी। आप इसको ओवल शेप में बना सकते हो, जो आपसे कैजुअली बन जाता है। आप चाहो तो इसको भी बॉक्स वे में यूज़ कर सकते हो। याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन में हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप प्रेजेंटेशन इतना करोगे, उसके बाद हर एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, और एक्सप्लेनेशन भी आप आराम से 4 to 5 लाइन्स आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। और एक तरीका बताती हूँ, जो ये है, जिसमें आप आराम से, आपके पास लाइक पॉइंट्स कम है, या फिर आपको पेजेस बहुत कम लिख रहे हो, तो आप थोड़ा बहुत ट्रिक यूज़ कर सकते हो। लाइक आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा, मान लीजिए आपने इम्पोर्टेंस लिखा, महत्व, ठीक है, तो उसके इम्पोर्टेंस को एक इस तरीके से, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से आप उसको करते जाएंगे तो आपका आराम से हाफ एन पेज तो यूज़ हो ही जाएगा। तो आप इस तरीके से भी पॉइंट्स को कर सकते हो। चाहो तो आप इसको जिगजैग पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो। जिगजैग पैटर्न क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने इसको किया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे कर दिया। इस तरीके से आप इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को बढ़ा भी सकते हो और उसको प्रेजेंटेबल भी बना सकते हो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, आप लोग ये सब चीज़ प्रेजेंटेशन में बिल्कुल भी हमें टाइम ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ये ऐसा प्रेजेंटेशन है कि आप इजीली बना सकते हो। जितने टाइम में आप पॉइंट्स लिखते हो, 10 पॉइंट्स लिखते हो, उसके बदले आप इसको इजीली बना सकते हो। ये आराम से स्पेशियस भी है, आपकी कॉपी में अच्छा स्पेस भी कैरी करेगा और देखने में भी बहुत अच्छे लगेगा। आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत जन ने बोला है कि हाँ मुझे 15 पेजेस लिखने, 16 पेजेस लिखने, नहीं, हमें पेजेस के साथ साथ देखना है कि हम लिख क्या रहे हैं। चेकर्स प्रेजेंटेशन के साथ साथ मटेरियल वैल्यूज़ देखते हैं कि आपने लिखा है वो बिल्कुल भी वैलिड है या नहीं। ऐसा नहीं है कि आप प्रेजेंटेशन बना दो और कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं होता। तो आप प्रेजेंटेशन भी इसलिए ध्यान देने बोला जाता है क्योंकि आप बहुत सारा डायरेक्ट लिखते जाते हो, लिखते जाते हो, लिखते जाते हो। आप खुद सोचो, वैसी कॉपीज़ क्या आप पढ़ना पसंद करोगे? वैसी कॉपी पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। इसलिए प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, ताकि जो भी चेकर्स है या जो भी आपकी कॉपी पढ़े, वो डेफिनेटली उनको थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, उनको थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट आए, और डेफिनेटली मार्क्स में फ़र्क ज़रूर पड़ता है। इसके बाद हमेशा जितना आपको बोला गया है उतना आप लिखिए, फिर कंक्लूज़न ज़रूर दीजिए। कंक्लूज़न आराम से 10 लाइन्स हो जाती है, आप कंक्लूज़न ज़रूर दीजिए, और कंक्लूज़न के बाद आप रेफरेंस भी दीजिए। फिर से बोलूँगी, मटेरियल ज़रूर ध्यान से लिखिएगा। आप स्टोरी बिल्कुल मत लिख के आइएगा, क्योंकि चेकर्स बहुत एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। आप कहाँ स्टोरी लिख रहे हो, कहाँ पे क्या लिख रहे हो, उनको बिल्कुल पता होता है। और एक चीज़, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हम सबसे पहले उसको डील करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जा रहा है इम्पॉर्टेंस, आप इम्पॉर्टेंस छोड़ के रोल बोल रहे हो, आप उनका मेरिट्स डीमेरिट्स बता रहे हो, तो फिर चेकर्स आपको उसके लिए मार्क्स ज़रूर देंगे, बट इंपॉर्टेंस के लिए मार्क्स आपके डेफिनेटली कट होंगे। क्योंकि जो आपसे पूछा जा रहा है आप उसको नहीं लिखोगे तो मार्क्स उसके लिए डिडक्ट होते ही होते हैं। तो आपसे जो पूछा जा रहा है उस पर थोड़ा ज़्यादा वेट दीजिएगा। आप उसको अच्छे से ज़्यादा लिख सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को डील कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, तो ये एकदम शॉर्ट फॉर्म था, आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंडेबल था कि आप कैसे अपनी कॉपी को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं और कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग एक बार चाहो तो सिनॉप्सिस को देख लीजिएगा, वीडियोस में दिया हुआ है, सिनॉप्सिस को फॉलो कीजिएगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।